देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज और मैं आपके साथ नीतीश उपाध्याय। और इस परिचर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका इतिहास संघर्षों के साए में पलता है। जी हाँ, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी भागलपुर के लोकप्रिय नेता, जिला के उपाध्यक्ष मुख्यालय प्रभारी दिलीप निराला जी हैं। एक ओजस्वी और मुखर वक्ता हैं और सबसे पहले निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी स्वागत है और निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज के सभी श्रोताओं का भी स्वागत है। जी, सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन है दिलीप जी कि इस कोरोना काल में आप खुद कैसे संयमित रहे और आप एक राजनेता हैं शहर के, तो आपने शहर के लोगों को कैसे आगाह किया, युवाओं को कैसे आगाह किया? देखिए, यह जो विश्व में नई प्रकार की आपदा कोरोना नामक आई, यह पुरातन भारतीय परंपरा से ही इसकी चुनौती से निपटा जा सकता है। और पुरातन भारतीय परंपरा, वैदिक परंपरा जो रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो लोगों से आग्रह किया और पूरा उनके आग्रह के पीछे लोग जिस मजबूती के साथ खड़े रहे, उसका परिणाम रहा कि आज भारत पूरी दुनिया में जो विकसित देश कहे जाते हैं उनके बनस्पत काफ़ी कम प्रभावित देश रहा। और यहाँ कोरोना पॉजिटिव जो हुए उन मरीजों को ठीक करने में भी भारत का रेशियो पूरी दुनिया से काफ़ी अच्छा है। रही बात जहाँ हम लोगों की, तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सेवा को ही अपना धर्म बना रखा है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो आग्रह किया था, उस आधार पर हम सभी कार्यकर्ता भागलपुर में लोगों के बीच में जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी विपन्न लोग हैं, जिनके पास अनेक प्रकार की लॉकडाउन के कारण समस्या आ गई थी, उनके पास भाजपा के कार्यकर्ता राहत सामग्री लेकर जाते थे और उनकी असुविधा होती थी, हम सभी उनका मदद करते थे। परंतु संयम के साथ सारा काम किया गया। हम लोगों ने इसको कोई प्रचारित करने का कार्य नहीं किया कि सेवा कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार। जी, दूसरों की चिंता करके खाना हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम दूसरों की चिंता करके खाते हैं। आपसे अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया, तो गरीब हित में, देश हित में इस पैकेज को आप किस प्रकार से इसका वर्णन करते हैं और हमारे दर्शकों को इसके बारे में कैसे समझाते हैं, वो किस प्रकार से लाभान्वित हो पाएंगे? देखिए, अभी जो कोरोना काल में जो एक लॉकडाउन आई और पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी की स्थिति आई, आज चूँकि पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है, तो अगर बीमारी जैसे पूरी दुनिया में फैली तो इकोनॉमिक रिसेशन भी जो हुआ पूरी दुनिया में, तो भारत भी इस लॉकडाउन के कारण उससे अछूता नहीं रहा। कई छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, ये सब चूँकि मजदूर वर्ग काफ़ी प्रभावित हुए, तो इस कारण ये सारे इंडस्ट्री लॉकडाउन के कारण बंद रहे। तो निश्चित रूप से एक नई प्रकार की समस्या आई और इस समस्या से निपटने के लिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी चुनौतियों को अवसर में बदलने में माहिर। जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे और 26 दिसंबर को जब गुजरात के भुज कच्छ एरिया में भूकंप आया था, पूरी तरीके से भुज और कच्छ तबाह हो गए थे। उन्होंने नया कच्छ, नया भुज खड़ा कर दिया। तो इसी तरीके से जो ये कोरोना आपदा आई, इसको भी एक अवसर के रूप में बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का टोटल जीडीपी का 10% हिस्सा देकर उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था यानी कि स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, आज तक यह देश का दुर्भाग्य रहा कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो कम्युनिज्म से काफ़ी प्रभावित थे। उनकी इच्छा थी कि भारत को सोवियत संघ बनाया जाए और आप देखेंगे कि सोवियत संघ के आधार पर पंचवर्षीय योजना लागू करना, सेंट्रलाइज इकोनॉमी लागू करना, ये सारा वो रसिया से प्रभावित होकर किया गया। बाद में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, ये अमेरिका से इतना ज़्यादा प्रभावित थे, ये जब कहते थे कि इनकी इच्छा थी कि भारत को कुछ कालखंड के लिए अमेरिका का गुलाम बन जाए, यानी कि ये जब कहते थे कि भारत को 21वीं सदी में जाना है, इनका कहने का मतलब होता था कि अब हम भारत जो है अमेरिका का नकल करेगा, अब रशियन विकास मॉडल पर हम नहीं चलेंगे, हम अमेरिकन विकास मॉडल पर चलेंगे।
जबकि हमारे यहाँ हमारे आर्थिक चिंतक भारतीय जनसंघ के संस्थापक में से स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि हर हाथ को काम हर खेत को पार, यानी कि अंत्योदय की चिंता कर देश के विकास की पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति का कैसे कल्याण हो, इसको अंत्योदय, इस अंत्योदय की चिंता करते हुए अर्थव्यवस्था को निर्धारित करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने 30 लाख करोड़ का एक महा पैकेज दिया है, उसमें हर वर्ग की चिंता है, चाहे हमारे मजदूर वर्ग हों, किसानों के लिए। आज तक देश में क्या होता रहा, कर्ज माफ़ी का एक झुंझुना थमा दिया जाता था, उससे किसानों को कुछ मिलता जुलता नहीं था और उसके नाम पर घोटाले हो जाया करते थे। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना के माध्यम से प्रति वर्ष किसानों के खाते में 6,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में देने का काम किया। ये 70 साल में प्रथम बार हुआ। इस तरीके से जन धन योजना के माध्यम से तो बैंकों से लोगों को जोड़ा गया, जबकि हम जानते हैं कि वर्ष 1971 ईस्वी में ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन लोग बैंक से नहीं जुड़ पाए, इसके लिए महाअभियान चलाया गया इस तरीके से। और राजीव गांधी कहा करते थे कि हम जब 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, ये पैसा घिसते घिसते 85 पैसा तो रास्ते में सत्ता के दलाल खा जाते हैं, जबकि कांग्रेस की शासन पंचायत से लेकर केंद्र तक थी। सत्ता का दलाल का मतलब आप स्पष्ट समझिए कि कांग्रेसी 85 पैसे खा जाते हैं, 15 पैसे ही जरूरतमंद के पास होते हैं। लेकिन अब डायरेक्ट बैंकिंग सिस्टम से सभी लोगों के जुट जाने से अब उनके खाते में ही पैसे चले जा रहे हैं, इसलिए बिचौलियों का, दलालों का रोल अब भारतीय अर्थव्यवस्था से करीब खत्म हो चुका है। इसलिए सरकार जितना पैसा देती है ज़रूरतमंद के पास पहुंच जा रहा है और उसका परिणाम हो रहा है वो पैसे से अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर। और यह जो आर्थिक पैकेज दिया गया है, निश्चित रूप से यह पैकेज चीनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने में काफ़ी कारगर होगा, जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया है। जी, आपसे हमारा अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ, तो इसमें अनेकों उपलब्धियां आपके तरफ से गिनाई जाती है और जो कार्य हुई है वो सभी लोग देख रहे हैं, जिसमें राम मंदिर 370 और सीए जैसे मुद्दे जो लाइट में आए। तो एक आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी पे सीए को लेके कि उसका प्रचार, जिस प्रकार से जागरूकता वो जनता में सरकार फैला सकती थी, सरकार ने उस तरह से जागरूकता नहीं फैलाया। और जो अचानक जो सरकार फैसले लेती है, जैसे अब लॉकडाउन हुई तो कुछ जो है रात्रि को 8 बजे प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि आप जो है 12 बजे रात से देश में लॉकडाउन लगेगा। तो ऐसे फैसले से कहीं ना कहीं जो चीज़ जागरूकता जो जनता में नहीं पहुंच सकती है, तो एक अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है। जैसे हम सीए में देखते हैं कि जागरूकता के बिना कितना नुकसान हुआ देश में, या जो आगजनी जैसी घटना हुई, या मजदूरों का जो पलायन हुआ। तो इसमें सीधा सवाल मेरा है कि प्रधानमंत्री जी के या आपके सरकार के जो एक फैसले जो कि बहुत जल्दीबाजी में और एट ए टाइम ले लिए जाते हैं, तो ये, और दूसरा कि मजदूरों के हालात में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तालमेल में, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, विभिन्न जगहों की मैं बात कर रहा हूँ, तो सब केंद्र और राज्य का समन्वय आप किस प्रकार से देखते हैं? और सरकार के जो ये फैसले हैं कि आज 8 बजे आके फिर 12 बजे से चीज़ों को बंद, या सीए में बिना अधिक जागरूकता फैलाए फैसला लेना, जिससे इस प्रकार की आगजनी हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब आपदा आती है कोई सूचना देकर नहीं, आपदा भी अचानक ही आती है। पहले मैं कोरोना की बात करूंगा, बाद में सीए की बात करूंगा। जब कोरोना नामक महामारी देश में आई और धीरे धीरे जब इसने अपना रफ्तार पकड़ा, शुरू में पहले लगा कि लॉकडाउन नहीं करेंगे, लोग परहेज करके संयमित जीवन जी कर भी हम कोरोना से लड़ पाएंगे। लेकिन उस तरीके से जब देखा गया कि इस तरीके से सफल नहीं हो रहा है, तब लॉकडाउन का घोषणा किया गया। समस्या कहाँ आई? तालमेल केंद्र और राज्य की सरकारों में काफ़ी अच्छा है, लेकिन भारत का विपक्ष जिस तरीके से भी नेतृत्व विहीन हो गया है, शिष्टाचार विहीन हो गया है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। तो ऐसे और जब आपत्ति आती है, विपदा को भी वह समझते हैं कि यह मोदी जी के खिलाफ मेरे हाथ में एक अच्छा अवसर आ गया,
इसलिए लॉकडाउन काफ़ी सही तरीके से चल रहा है। आप देखिए अफरा तफरी कहाँ से बचा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने घूम घूम कर घोषणा किया कि बस गाजियाबाद में खड़ी है और सारे मजदूरों को पहुंचाने का व्यवस्था की गई है। लोग घरों से निकल रहे। महाराष्ट्र में भी बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उसी तरीके से भीड़ लगी है। जो कांग्रेस शासित या विपक्ष शासित राज्य है, ये अफरा तफरी वहीं मची। बाकी राज्यों ने बड़ी संयमित तरीके से यह काम किया और पलायन नहीं होने दिया। लेकिन कांग्रेस को आपने देखा ही, आप सभी पत्रकार हैं, आप सब तो हमसे भी ज़्यादा विषयों पर जागरूक रहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरीके से झूठ बोला, यूपी सरकार को कहा कि 1000 बस हम दे रहे हैं। और याद आ गई चारा घोटाला का, जब लालू प्रसाद यादव जी स्कूटर पर साढ़ पटना से जमशेदपुर तक पहुंचा देते थे, ऐसा बिल बना था, पास हुआ था। उसी तरीके से प्रियंका वाड्रा ने स्कूटर के नाम पर बस का लिस्ट किया। लेकिन वही उनकी राजस्थान में मजदूर पैदल चल रहे हैं, वो बस राजस्थान सरकार की बस थी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। बिहार के बच्चे कोटा में पढ़ते थे, बिहार सरकार ने बताया कि राजस्थान सरकार ने बच्चों को भेजने के लिए पहले बिहार सरकार से गारंटी मनी ले लिया, तब बच्चों को भेजा। उत्तर प्रदेश के भी बच्चे जब कोटा से आ रहे थे तो राजस्थान सरकार ने बस का डीजल भरवाने का 36 लाख रुपया और बस का भाड़ा सब ले लिया, बिल भेजा उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन राजनीति करने के लिए प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हम 1000 बस दे रहे हैं। पर्दाफाश हो गया, हंसी की पात्र बन गई। ऐसे उनके भाई को हंसी के पात्र दुनिया में बने हुए हैं। तो ये कोरोना काल में जो संकट आई, ये राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने के कारण यह संकट खड़ा किया गया। रही बात मजदूरों की पलायन की, तो इससे हम चिंतित हैं। इसी कारण प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज दिया है कि मजदूर अब जहां रहते हैं वहीं उनको रोजगार मिले, उनको पलायन नहीं करना पड़े। यानी कि दीनदयाल जी जो कहा करते थे, अपनी जिला अपनी दुनिया, हमको लोकल स्तर पर ही रोजगार के माध्यम मिल जाए, रोजगार के साधन मिल जाए। और ये सारा आर्थिक पैकेज या विकास का नया जो दृष्टिकोण प्रधानमंत्री जी ने अपनाया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो आर्थिक पैकेज दिया है, ये उसी को ध्यान में रखकर हम सबकी जो मांग थी, दीनदयाल जी ने जो आर्थिक नीति सुझाया था, उसी के आधार पर चल रहा है। और इस कारण हम अब आने वाले वर्षों में बेरोजगारी और भुखमरी से निश्चित रूप से निपटते रहेंगे। दूसरी बात रही सीए पर, तो सीए पर देखिए ये नागरिकता जा नहीं रही थी किसी के, उसमें भी राहुल गांधी को लॉन्च करने का ही एक प्रोजेक्ट था जो बाद में टाटा फीस कर दिया। तो गुलाम नबी आज़ाद ने भी बाद में संसद में माना कि नहीं, इससे तो किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी। यानी कि एक कौम को उन लोगों ने भड़काने का काम किया कि कैसे भारत का जो सामाजिक संरचना है, एक भारत का जो आपसी समन्वय का जो ढांचा है इस देश का, उस ढांचे को तोड़ने के लिए एक समुदाय विशेष को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करने के लिए इन लोगों ने आगे धारा 370 का ही मुद्दा है। क्यों? जम्मू तो हिंदू बहुल क्षेत्र है, लेकिन वो सिर्फ कश्मीर की ही बात क्यों किया करते थे? धारा 370 से जम्मू के लोग भी प्रभावित हो रहे थे और लद्दाख के भी लोग। लेकिन जब भी यह बात की जाती थी कि कश्मीर से धारा 370 हम हटाएंगे, तो उनको एक समुदाय विशेष के खिलाफ इसको प्रस्तुत करते थे। इसीलिए इस तरीके की ऊंचे स्तर की जो इनकी राजनीति थी, यह अब देश की जनता समझ गई है। देखिए, ये सोशल मीडिया का अगर दौर नहीं रहता, ये लोग राहुल गांधी को भी भारत रत्न दे दिए रहते। लेकिन यह सोशल मीडिया का दौर है कि डेली उनकी बेवकूफ़ी समाज के सामने आ जा रही है और उनकी डेली की चतुराई शाम को पर्दाफाश हो जाती है। जी, अभी चीन और भारत आमने सामने खड़ा है, तो प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन जो है चीन को हड़पने नहीं देंगे, ये नया भारत है। तो इस विषय में आपकी अपनी क्या राय है? क्या भारत चीन से मुकाबला करने में आज के समय में सक्षम है, या हमें 62 को भी याद रखना चाहिए? देखिए, 1962 में जब भारत की ऐतिहासिक पराजय हुई चीन के हाथ, एक कवि ने लिखा, जवाहरलाल को इंगित करते हुए, तुम लाल सोते रह गए। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का निवास स्थल है, उन्होंने उनको भी जिक्र करके लिखा
तुम लाल सोते रह गए, शंकर भी सोते रह गए, घायल हिमालय बहुत रोया, तुम हाथ धोते रह गए। तो 1962 की ही सिर्फ बात नहीं है। देखिए, जब से भारत स्वतंत्र हुआ, एक षड्यंत्र के तहत जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। वो कोई निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं थे, वो थोपे हुए प्रधानमंत्री थे। निर्वाचित प्रधानमंत्री बनते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन लोकतंत्र का हत्या ही कर दिया गया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को बनाने के लिए, जवाहरलाल नेहरू को थोपने के लिए। ये सभी जानते हैं, इतिहास की बातें हैं। और ठीक 3 महीने बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, भारतीय सेना विजय की तरफ बढ़ रही, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम कर दिया और कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को ऑक्युपाइड कर दिया, जिसको हम पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के तो बस में था, वो प्रधानमंत्री थे, स्वयं भारत रत्न ले लिए। उनके मन में एक लालसा थी कि नोबेल पुरस्कार कैसे मिल जाए, इसलिए सर कटाकर भी सरदार बन जाना है। तो पाकिस्तान में 1948 में 1/3 कश्मीर ले लिया। फिर जब चीन के विषय में 1950 ईस्वी में अपने मृत्यु से पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी आगाह किया था, लेकिन उनके बात को नज़रअंदाज करके यह हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगवाने में व्यस्त। और सेना के बारे में कहते थे कि सेना को भारत की क्या जरूरत है, कौन इस पर आक्रमण करने वाला है, हम सेना से खेत जोताएं। और एक कट्टर कम्युनिस्ट बीके कृष्ण मेनन को इन्होंने भारत का रक्षा मंत्री बना दिया था। कृष्ण मेनन के गद्दारी के कारण हमारे सेना के वीरता पर कभी भी संदेह नहीं रहा। कृष्ण मेनन जो रक्षा मंत्री थे, कम्युनिस्ट थे, उन्होंने गद्दारी किया सेना के साथ। सेना को न जूते दिए, न हथियार दिए, और एक षड्यंत्र के तहत चीन के खिलाफ भारत को पराजित कराया गया। वो पराजय सेना का नहीं था, ये भारतीय नेतृत्व का पराजय था। हमारी सेना को इजाजत नहीं दी गई लड़ने। जब दुनिया से सहायता प्राप्त होने लगी तो युद्ध विराम कर दिया गया। चीन का युद्ध विराम इन्होंने माना क्यों? तिब्बत को दे दिया। तो इस तरीके से, और चीन जो है हर महीने भारत के कुछ राजनेताओं पर, कुछ पत्रकारों पर, कुछ बुद्धिजीवियों पर करोड़ों रुपया खर्च करता है कि आप एक माहौल बनाए रखें कि भारत चीन के बीच में अगर लड़ाई होगी तो चीन जीत जाएगा, चीन बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है। ये माहौल बनाए रखने के लिए, लोगों को एक साइकोलॉजिकली प्रभावित करने के लिए कि लोग कह रहे हैं चीन से लड़ाई है, क्या होगा। अभी जो कल तक सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते थे, अब कह रहे हैं कि मोदी जी चीन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए। अरे दिखाएंगे, हम एक एक जवान की शहादत का कीमत वसूलेंगे चीन से। लेकिन चीन के कितने जवान, सेना के जवान मारे गए हैं कि 48 हेलीकॉप्टर लगा चीन को। अभी सिर्फ हमारे सेना ने लाखों से मारा है, तो 48 हेलीकॉप्टर उनको लगाने पड़े अपने जवानों का लाश ढोने के लिए। जब गोलीबारी चलेगी, और अटल जी की सरकार थी जिसने घोषणा किया कि चीन हमारा शत्रु नंबर 1 है। उसके पहले की सरकारें, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था जब 62 के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच सारे संबंध टूट गए थे, कोई संबंध नहीं था। वर्ष 1988 ईस्वी में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपने बेगम सोनिया जी के साथ चीन गए थे, और एक कोई विवादित जमीन था जिस पर चीन दावा करता था। राजीव गांधी ने संबंध को पुनः बहाल करने के लिए उस जमीन पर से कहा कि भारत अपना दावा छोड़ता है। एक कार्टून छपा था अखबार में, डेंग जियाओपिंग कह रहे हैं अपने एक व्यक्ति से, कितना अच्छा लड़का है, बिल्कुल अपनी नाना पर गया है। तो इस तरीके से इन लोगों ने जमीन त्याग कर, आज तो ये कह रहे हैं कि चीन ऐसे कर रहा है। अरे क्या नेहरू की नीति अपना लें, अरुणाचल और लद्दाख को देकर चीन से शांति खरीद लें? नेहरू ने तो यही किया, तिब्बत दे दिया, अक्साई चीन दे दिया, सारा देकर पाकिस्तान को पीओ कश्मीर का एक भाग दे दिया, शांति खरीद लिया। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक एक इंच भूमि के लिए लड़ेंगे और दुश्मन को मारकर अपनी जमीन पर कब्जा करेंगे। और एक बात याद रखिए, भारत को जब अंग्रेजों ने विभाजित करके भी स्वतंत्र किया तो भारत का भूस्थल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर था, और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में
हम करीब करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन गंवा दी है। हमारे जो नक्शे बनते हैं उसमें से कई जमीन चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। हमें यह बहुत कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती है। हम यह एक एक इंच भूमि को लेकर रहेंगे और यह काम नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार करेगी। कुछ अंतिम सवाल और बहुत छोटे जवाब। भागलपुर जिला में जो 7 विधानसभा है, तो पिछले वर्ष जो चुनाव 2015 में हुआ था, तो यहाँ पर जो है गठबंधन आपकी पूरी तरह से फैल रही थी। इस बार आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, 7 में से कितने? इस बार पूरे बिहार में 243 में से हम 243 सीट जीतेंगे। आप अभी अखबार में भी पढ़े होंगे, लालू प्रसाद यादव जी के लिए तेज प्रताप यादव जी, चूँकि इनकी भी जमानत जब्त होने वाली है, विधायक हैं, लेकिन अब चर्चा में देख रहा था कल के अखबार में भी MLC बनेंगे। इतनी खौफ हो गई है, इसलिए भागलपुर तो 7 सीट जीतेंगे ही, भी बिहार में हम 243 सीट जीत कर लिए नीतीश कुमार जी और सुशील जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनेगी। और हम किसी के रहम करम पर जनता हमें समय नहीं दे रही है, हम काम कर रहे हैं, जनता हमें समय दे रही है। लोकसभा चुनाव में भागलपुर लोकसभा का सीट जदयू के खाते में गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी उसकी प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, और हम लोगों ने सड़कों पर भी देखा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक निराश थे। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी, चूंकि विशेषकर मैं भागलपुर के सीट की बात कर रहा हूँ, भागलपुर विधानसभा, क्या भाजपा के हाथ से जा सकती है? देखिए, सीट शेयरिंग की जहाँ तक की बात है, यह बात निर्णय लेने का अधिकार हमारे केंद्रीय नेतृत्व को है। प्रदेश नेतृत्व इस विषय पर तय करेगी कौन सीट पर हम लड़ेंगे, कौन सीट पर हम नहीं लड़ेंगे। इस पर मैं टिप्पणी करने के लिए आधिकारिक रूप से सक्षम भी नहीं हूँ, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इच्छा तो रहती है कि हर सीट पर हम लड़ें। लेकिन जब हमारा NDA के मजबूत गठबंधन है, तो निश्चित रूप से, और 243 सीट पर हम ही लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ना है, नीतीश जी के बिहार में जो काम हुए इनके नेतृत्व में, इस पर हम लड़ रहे हैं। इसलिए चुनाव चिन्ह कमल है कि तीर है, ये मायने नहीं रखता है। हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं और 243 सीट जीते, इसकी ही तैयारी करें। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम चाहते हैं कि हर सीट पर हम लड़ें, तो क्या आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, बिहार में मुख्यमंत्री का कोई अपना प्रबल दावेदार, कोई उम्मीदवार है? देखिए, ये तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। मैं अभी तुरंत बताया कि मैं इस विषय पर टिप्पणी करने के लिए सक्षम कार्यकर्ता नहीं हूँ। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ऐसे विषयों पर निर्णय लेते हैं, लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कह दिया है कि हम नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री के लाल उम्मीदवार सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं, सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं, सिर्फ नीतीश। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप निराला जी। आप हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और मुख्यालय प्रभारी। आपका इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.